ऑलराइट, चलिए वीडियोस ऑन कर लीजिए भाई प्लीज। तशवी, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? हमने क्या सीखा था? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है? तशवी में अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। जो कुछ भी पता हो, याद आ रहा हो। Mic is not working. Okay. जयमन, यस सर। क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज जयमन? सर क्लास में आया था तू? हाँ सर, आया तो था। ऐसा कुछ देखा था? हाँ सर, देखा था, बिल्कुल देखा था। क्या करने के लिए हमने ये डायग्राम वायग्राम बनाया था? सर एक पूरा डेरिवेशन टाइप का बहुत बड़ा सा लिखा था, उसके लिए कराया था सर। पर वो डेरिवेशन किस चीज को फाइंड करने के लिए था, वो जरूरी है पता लगा। हाँ। वेरी गुड आपका। अमय, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? Sir, it is an instrument which is used to measure unknown resistance. यस, अरे सिंपल सा था कि एक डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। नोट्स साथ में खोल के रखिए, ये सब चीजें वहां दी है। स्मार्ट स्टूडेंट्स पहले ही देख लेते हैं कि नहीं नहीं भाई, पहले से एक बार पूछा है तो मेरे पर भी आ सकता है। सो Wheatstone bridge is a device which is used to measure unknown resistance with more accuracy and precision. ये था हमारा Wheatstone bridge. Now, उसके बाद मैंने बताई थी पार्श्व, what is balance condition of Wheatstone bridge? सर जिसमें IG 0 होता है। Very good. सर IG मतलब करंट की, मतलब ओवरऑल सर्किट का। नो, IG क्या है यहाँ पर? करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। Yes. So when current passing through galvanometer becomes zero, when current across galvanometer is zero, हम बोलते हैं हमारा ब्रिज बैलेंस हो चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बैलेंस्ड स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, आई अगेन रिपीट, व्हाट इज बैलेंस्ड स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? when no current is passing through galvanometer, when IG becomes zero, ये होती थी बैलेंस स्टेट। और इसके बाद हम बात करते हैं, ध्रुवी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थी। यस सर, मैं बुक लेके आऊँ अभी? एक मिनट, मैं अभी ज्वाइन हुई, मुझे पता नहीं था कौन सी लिंक है, फिर मैंने लिंक ही नहीं आई थी, तो कल लास्ट लिंक से मैंने ज्वाइन किया। मैंने बोल चुका हूँ, मैं अब से लिंक नहीं भेजूंगा। मैंने लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ग्रुप के, और लास्ट मैसेज ही मैंने ये भेजा था कि आपको ऑलवेज वही यूज करनी। तो आप दो ऑप्शन है, आप स्टार मार्क करके रखिए लिंक पर, या याद कर लो पासवर्ड, या बेसिकली अपने डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। तीन ऑप्शन फॉर एवरीवन, ऑल ऑफ यू, ठीक है? दीप, कोई बात नहीं। ध्रुवी अब एक्टिव हो जाओ जल्दी से। दीप, बैलेंस कंडीशन अचीव होने के बाद व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन R1, R2, R3, R4? R1 by R2 is equal to R3 by R4, जिसमें R1 by R2 का रेशियो इज नोन टू अस, R3 इज अ वेरिएबल रजिस्टर एंड R4 इज अननोन। तो हम R4 निकाल सकते थे, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो भाई मैंने वो रिवाइज करवा दिया। अब मैं जा रहा हूं इसके एप्लीकेशन पर। ये प्रिंसिपल था, अब इसका एप्लीकेशन जो आपको स्कूल में अपनी फिजिक्स की लैब में दिखता है, मीटर ब्रिज, उसकी बात करते हैं, जो आपकी स्कूल में करवाया भी जाएगा अगर आपको बुलाया गया तो।
कंडीशन साथ में है। सो मीटर ब्रिज, तो पहली चीज आपसे पूछी जाती है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, तो यही लिखा जाता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आपको आए तो आपको ये लिखना रहेगा। अब मीटर ब्रिज का सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले लेते हैं थिक कॉपर प्लेट्स। थिक, जान करके थोड़ा जोर देके बोल रहा हूं, थिक कॉपर प्लेट्स। कॉपर होने से ऑलरेडी उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, और जब थिक वर्ड यूज किया जाए दैट मींस उसका एरिया ज्यादा हुआ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पता है आपको? बढ़िया है, आज लोग भूल, एक बार भूलेंगे तो अगली बार याद रखेंगे। हाँ, मैंने 3 थिक कॉपर प्लेट्स बना दी है। सबसे पहले ये बना दें। जितने स्टूडेंट्स लेट आए, मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट करवाया नहीं, लास्ट क्लास का रिवाइज करवाया था। सो बेसिकली अब मैं एक टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ, मीटर ब्रिज, जो 3.5 का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद 3.6 लास्ट सेशन बचता है हमारे इस चैप्टर में। ले भाई, अभी भी आ ही रहे। द्वारकेश, कोई डाउट है? सर ये आपने वेस्टर्न ब्रिज बताया, हम्म, तो अभी मतलब एज ऑफ नाउ ऐसे अगर कोई रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है तो कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ऐसा कोई आता है या ऐसे ही ढूंढना पड़ता है? काम चलाऊ निकालना है तो फिर तो R इज इक्वल टू B बाय I होता है फॉर्मूला। नहीं, मैं उसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की पूछ रहा हूँ, जैसे नहीं, कोई भी ऐसा कोई डायरेक्टली स्पेसिफिक। नहीं, डायरेक्टली कुछ भी नहीं। मतलब अच्छा, बेसिकली ये तो वो हो गया कि मैं तेरे हाथ में कोई भी वायर पकड़ा दूं और उसका रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। मार्केट में जो रेजिस्टर्स मिलते हैं उनके रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता ही होते हैं, वो कलर कोडिंग से निकाले जा सकते हैं, जो मैं सिखाऊंगा इस चैप्टर के एंड में। कलर कोडिंग करके एक चीज होती है। तो एक्चुअली तो हम ऐसे ओरली निकाल सकते हैं रजिस्टर, पर ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। उसके लिए आपको या तो ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा, V और I निकाल के, या तो आपको ये ब्रिज, मीटर ब्रिज और एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। ओके सर। सो यूवी, आप लेट आए हो, मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर क्लास में अब लिंक्स नहीं भेजूंगा, तो अब आपको पता लग जानी चाहिए, लिंक्स आपके पास होनी चाहिए, वही यूज कर रहा हूँ मैं। सेकंड, मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करवाया, मैं सिर्फ लास्ट क्लास का रिवाइज करवाया है, और मैं मीटर ब्रिज पढ़ा रहा हूँ, जो लास्ट टॉपिक है 3.5 सेशन। चलिए वीडियोस ऑन करके वापस से अब इधर ध्यान दे दीजिए सब। सबसे पहले हमने 3 थिक कॉपर प्लेट्स यूज की है। थिक कॉपर प्लेट्स यूज करने का रीजन अगर वाइवा में या स्कूल के एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जितना ज्यादा एरिया रखोगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा। हम नहीं चाहते हमारे कैलकुलेशन में इन कॉपर प्लेट्स का रेजिस्टेंस आए। यहां पर हमने 2 रेजिस्टर्स लगा दिए। एक रजिस्टर है जिसको नाम दिया है R, और इस गैप में हमने दूसरा रजिस्टर लगा दिया S। ये S बेसिकली मेरे लिए नोन होगा, जिसको मैं वेरिएबल रजिस्टर बोलता हूं, और ये है अननोन, जिसको मुझे निकालना है। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज बोलने का पीछे का पर्पस है कि इसमें जो वायर यूज होता है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रख दिया गया है। और वो वायर यहां पे कहीं होगा, लगा दिया जाता है यहां। तो ये वायर की लेंथ 1 मीटर होती है,
मैंने बहुत छोटा डायग्राम बना दिया है, जो कि मेरी गलती है। आपको इतना छोटा नहीं बनाना है, आपको ये थोड़े से बड़ा बनाने हैं, क्योंकि बीच में भी एक डायग्राम और बनाना है। यार इसको इग्नोर करो, हाँ मेरे को थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा गंदा कर रहा हूँ, आप मत करिएगा। इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो ग्रीन वाला वायर है, ये वायर थोड़ा नीचे बना रहा हूं। तो ये वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। अब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है तो उसकी तरह दिखना तो चाहिए, वो भी इमेजिन करवाऊंगा। बट यहां पर देखिए, इस पॉइंट को बोला गया है ए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। बी से हमने एक वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और एक जॉकी के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और यहां पर एक्सटर्नल सर्किट में हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, जिसके थ्रू सर्किट में करंट फ्लो होगा। और ये की, तो ये हो गई थिक कॉपर प्लेट्स। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस। ये मेरी बेसिकली 1 मीटर लॉन्ग वायर, बीच में बी से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है और यहां पे जॉकी। अब हम करते क्या है, पहले वो देखो। आपको स्कूल में जॉकी पकड़ा दी जाती है और बोला होता है कि इस ग्रीन वायर पे घुमाओ, तब तक मूव कराओ जब तक आपका गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट करना बंद ना हो जाए, उसका डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। आप कहीं पर भी इस जॉकी को उठा के, पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे सब जगह मूव कराओगे, इसकी सुई हिलती रहेगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जब गैल्वेनोमीटर की सुई हिलना बंद हो जाएगी, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सुई हिलना बंद हो जाए उसको हम बोलेंगे नल पॉइंट। और उस वक्त मैं बोलूंगा मेरा सर्किट बैलेंस्ड हो, ये मेरा ब्रिज बैलेंस हो चुका है। क्योंकि बैलेंस कंडीशन क्या थी, व्हेन करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0। तो बेसिकली इसकी सुई हिलना बंद हुई, उसका मीनिंग क्या निकल के आया, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। अब अगर ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है तो एंड ए से कुछ डिस्टेंस पर तो ये नल पॉइंट मिला होगा। तो अगर मैंने वो एल कंसिडर की तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये दो लेबलिंग कर दी मैंने, ये है एल और ये वाली आ जाएगी आपकी 100 माइनस एल। अब अगर मेरा ये प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है, मतलब ये एप्लीकेशन, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा दिखना तो चाहिए ना। तो अब मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूं कि ये फिगर कैसे मेरे व्हीटस्टोन ब्रिज वाले फिगर जैसा ही दिखता है। वो मेरा फिगर अब हालांकि गायब हो गया है। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है तो आपको कम से कम कितने रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, 4 रजिस्टर तो चाहिए। क्या मेरे इसमें 2 रजिस्टर्स दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा होगा आर, एक दिख रहा होगा एस। यहां पर आर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस,
एस क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस बॉक्स जिसकी वैल्यू में चेंज करा सकता हूं। बट बाकी के बचे हुए दो रजिस्टर्स किधर है? तो अब आप समझो, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। मतलब हर वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता होगा। तो L लेंथ का जो वायर है, ध्यान से देखिएगा, जो L लेंथ का वायर है, AD वाली लेंथ, उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट से P। और बचा हुआ जो DC लेंथ है, उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसकी लेंथ 100 माइनस L है, Q। तो ये दो रेजिस्टर जो दिख नहीं रहे थे वो मैंने आपको दिखा दिए, P एंड Q। R और S, P एंड Q, ये दो रेजिस्टर्स आ गए। और इन बैलेंस्ड स्टेट क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई P बाय Q का रेशो R बाय S के बराबर होना चाहिए? मैंने नाम चेंज कर दिया, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 की जगह मैंने बोला P बाय Q का रेशो R बाय S के बराबर होना चाहिए अगर मेरा ब्रिज बैलेंस है, क्योंकि करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जब जीरो होता है तभी नल पॉइंट मिलता है। अब देखिए फर्दर विजुअलाइजेशन कि कैसे ये उस जैसे ही दिखता है। क्या A और B के बीच में एक रेजिस्टर है R? सबका फोकस स्क्रीन पे रखना। A और B के बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा है R। देखो A और B के बीच में एक रेजिस्टर है R1। B और C के बीच में एक रेजिस्टर है S। B और C के बीच में एक रेजिस्टर है R3। तो AB हो गया, BC हो गया इधर। अब देखो A और D के बीच में एक रेजिस्टर है P, जो लेंथ L है। बेसिकली इस लेंथ का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको मैंने नाम दिया है P। तो A से लेकर D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A से लेकर D के बीच में एक रेजिस्टेंस है। D से C के बीच में एक रेजिस्टेंस है Q, जो 100 माइनस L वाली लेंथ का है। तो D से C में देखो एक रेजिस्टेंस है, हो गया 4 रेजिस्टेंस। दूसरा, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है। A और C के बीच में बैटरी लगी हुई है, A और C के बीच में बैटरी लगी हुई है। तो बेसिकली वही फिगर है, सिर्फ बनाने का तरीका अलग। तो अभी तक मेरे कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है, कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन आस्क। क्योंकि अब डेरिवेशन जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। पार्श्व, कुछ बोलना है तुझे? सर वो आपने कुछ बोला था कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो का तो उसको कुछ पॉइंट कहते हैं, वो कौन सा पॉइंट था? नल पॉइंट। नल। और सर ऊपर के दो रेजिस्टर पता चले, ये दो कैसे गिनाया आपने? हर वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, तभी तो फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो L बाय। नहीं सर, आपने 4 गिना ना, ए बी के बीच में, एक BC के बीच में, कैसे? ये L लेंथ का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना पार्श्व। यस सर। तो मैंने उस रेजिस्टेंस को बोल दिया P। और 100 माइनस L लेंथ का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसका रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया Q। तो दो रेजिस्टर ये और दो रेजिस्टेंस की तरह ये वायर के दो पार्ट बिहेव कर रहे हो। हाँ यस सर। ओके, यस सर। यस द्वारकेश। अगर बैलेंस स्टेट के बाद जो रेशियो लेते हैं वो कोई भी तरीके से लोग फर्क नहीं पड़ता है कि कोई स्पेसिफिक मैनर ही होनी चाहिए? P बाय Q को तो P बाय क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है। देख ऐसा होता है, या तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होगा, एडजेसेंट साइड के रेशियो की बात हो रही है, या दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ओके सर, R1 बाय R4 नहीं ले सकता? हाँ नहीं ले सकते बिकॉज एडजेसेंट नहीं है। हाँ सर। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अब देखिए, इन बैलेंस स्टेट P बाय Q का वैल्यू R बाय S के बराबर होता है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे R का वैल्यू तो निकालना है और S का वैल्यू मेरे लिए नोन होगा, क्योंकि इसको तो बार बार चेंज करा करा के मैं अपनी चौकी को मूव करा रहा हूं। अब भाई सब यार बार बार बहुत आते हैं लोग, जा रहे आ रहे जा रहे।
इधर देखिए अब, we know that R is equals to rho L by A. ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे मेरा एडी पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, आर एडी, ये वाला पार्ट एडी, तो उसको नाम क्या दिया है मैंने, पी, और वो होगा कितना, रो। वायर की रेजिस्टिविटी कुछ रो है, लेंथ एल है और एरिया ए है। और अगर मुझे बचे हुए डीसी पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है तो उसको नाम क्या दिया है मैंने, क्यू। रेजिस्टिविटी वायर की चेंज नहीं होगी, बट लेंथ तो अब एल की जगह 100 माइनस एल हो चुकी है, और एरिया अभी भी वही है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, या इसको 1 दे दिया था तो इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दूं, टू डिवाइडेड बाय 3, तो P बाय Q का वैल्यू कुछ मिलेगा, रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, L अपॉन 100 माइनस एल, मिल गया P बाय Q का वैल्यू। और P फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, P बाय Q R बाय S के भी बराबर है, तो R बाय S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल। खत्म, R निकालना था ना, तो L अपॉन 100 माइनस एल इंटू एस। नोट्स में थोड़ा अलग करके दिया होगा, वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के कंसेप्ट को यूज करते हैं, पर मुझे वो कंफ्यूजिंग लगता है। दिस वन इज मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई मैंने ये वाला करवाया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज खत्म हो गया है। दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज डन। ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यस ब्रदर। सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि रेजिस्टेंस ऑफ एडी इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वाला करके, फिर आर एडी और आर डीबी को एक वो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। वही किया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो रो और ए आता है, मैंने रो और ए लगा रखा है। हाँ ठीक, बेसिकली आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए जो फॉर्मूला है वो मैंने इस वाले पार्ट के लिए भी लगाया, इसके लिए भी लगाया, रेशियो ले लिया। ओके सर। नोट्स में इसको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के कंसेप्ट से किया हुआ है, व्हिच इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, इसलिए ये वाला तरीका बेटर लगता है। एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है, ये जो मीटर ब्रिज में वायर यूज किया जाता है, ये कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का यूज किया जाता है। ये कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन किसके एग्जांपल्स थे? कंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स है, अलॉयज है। वेरी गुड पार्श, थर्ड सेशन अगर पढ़ा है तो सबको आंसर आना चाहिए। ठीक है ब्रदर, द्वारकेश आपको पता है, प्रीत आपको भी पता है, नुपुर वेरी गुड। अलॉयज, कोई मुझे ये बता सकता है कि क्यों हम अलॉय वाला वायर यूज कर रहे हैं यहां पर? ये मेरा क्वेश्चन है। यस द्वारकेश। सर उनका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है, थाउजेंड्स में हो जाता है वो, इसलिए मेल्टिंग, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, देखो जब मैं P बाय Q को R बाय S से इक्वेट कर रहा हूं तो आप चाहोगे आपका रेजिस्टेंस P का चेंज हो या Q का चेंज हो? क्योंकि अगर ये वैल्यूज चेंज हो गए तो ये रेशियो तो बराबर रहेगा ही नहीं कभी, हमको तो रेशियो को बराबर करना है। अलॉयज का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ऑलमोस्ट। हमने सेशन 3.3 में पढ़ा कि अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है रो, वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं होती है स्मॉल स्केल पर। तो उससे क्या होता है कि जब इसमें करंट फ्लो होगा वायर में, तो करंट की वजह से इस वायर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, पर टेम्परेचर के चेंज होने से उसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा तो वायर का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। क्योंकि जैसे आप वायर में करंट फ्लो करवाओगे, भाई जूल्स हीटिंग तो इधर भी लगेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वायर का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता था,
बट हमने जान करके किसको यूज किया, अलॉयस को, मैंगनीज और कांस्टेंट कर, जिसका आप इन शॉर्ट बोल सकते हो टेम्परेचर बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये अलॉयस है। तो आपसे ये जनरली पूछा जाएगा कि भाई इधर जो वायर यूज किया जा रहा है वो अलॉय का क्यों यूज किया जा रहा है, तो बता देना अलॉयस की जो रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर करंट फ्लो होने की वजह से टेम्परेचर वायर का बढ़ा भी तो भी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, पी का वैल्यू पी ही रहेगा, क्यू का वैल्यू क्यू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा आगे जाकर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सब मैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपसे आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। एक चीज और मीटर ब्रिज में पूछी जाती है, अभी तक कोई डाउट आ रहा था पहले पूछ लो तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊं। डन, ओके। एक चीज और पूछी जाएगी, आपके टीचर आपको बताएगा कि अगर आपको अपने अननोन रेजिस्टेंस आर का वैल्यू एक्यूरेट चाहिए तो आपका ये नल पॉइंट 40 टू 60 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए। 45 1 मीटर वायर है तो पूरी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो ये जो नल पॉइंट है वो या 40 पे आए, 45 पे आए, 50 पे आए, 55 पे आए। अगर ये इस रेंज में आ रहा है दैट मींस इस निकाले हुए रेजिस्टेंस में एरर बहुत कम होगी। बट अगर इसके अलावा किसी और पर्टिकुलर जगह पर आपको ये रेजिस्टेंस नल पॉइंट मिल रहा है 10 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, 80 या 90 सेंटीमीटर पे, तब आप समझ जाना आपका निकाले हुए रेजिस्टेंस में बहुत सारा ढेर सारा एरर आने वाला है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता सकता हूं, बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका निकाला हुआ अननोन रेजिस्टेंस तभी एक्यूरेट होगा जब नल पॉइंट लाइज बिटवीन 40 टू 60 सेंटीमीटर। तो आपकी टीचर आपसे स्कूल में बोलेगी कि अगर बीच में आ रहा है मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस सही है, और अगर कहीं पर आइडियली 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पे आए बेस्ट जगह है, प्रैक्टिकली 40 टू 60 सेंटीमीटर में वेरी करेगा। बट इसके अलावा आता है मतलब आपका जो निकाला हुआ रेजिस्टेंस है वो बहुत सारा एरर के साथ आएगा। तो ऐसा क्यों होता है उसका कंसेप्ट समझने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, देख लेना वहां पे। सिंपल सा है, कुछ तो देखोगे ना 2 बार, उसमें मैंने बता रखा है। और उसके लिए आपको 11th का एरर का कंसेप्ट थोड़ा सा जानना पड़ेगा। यस प्रीत। सर हमने ये सर्किट में इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया, आधे में कॉपर वायर, फिर आधे में कॉपर प्लेट, फिर आधे में अलॉय वायर और वो सब। डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे ना, मतलब कहीं पर तो मेरे को एक रेजिस्टेंस लगाना है। जैसे देख यहाँ पर देख, क्या तूने R1 से R2 को डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है ना? बीच में कनेक्टिंग वायर्स है। हाँ। वैसे यहाँ पर हमने कनेक्टिंग वायर्स की जगह किसको यूज किया, प्रैक्टिकली कॉपर प्लेट्स को, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस उनसे भी कम होगा। अब सोच, जब तू P/Q को लिखता है तब तूने कभी इनके रेजिस्टेंस को मेजर किया कि भाई इस कॉपर प्लेट का कुछ रेजिस्टेंस होगा? नहीं क्योंकि सर। हमने उनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दिया उसको मोटू बना के। इसलिए हमको अरेंजमेंट ऐसा रखना पड़ा कि हमारे पास सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस हो, एक ये हो और इनका रेजिस्टेंस हो, बाकी किसी का भी नहीं आना चाहिए। अगर तू कुछ दूसरे वायर लगाता उनका रेजिस्टेंस होता तो ठीक है सर। और सर उनका होगा। ऊपर अलॉय यूज कर सकते हैं? नो, अलॉयज का मीनिंग तू नहीं समझा। फिर यहां पे अलॉय का वायर यूज करने का पर्पस क्या था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। यहां पे कॉपर प्लेट्स यूज करने का पर्पस क्या है, रेजिस्टेंस ही ना हो। अच्छा। डिफरेंस हाँ, समझ रहा हाँ, है ना? हाँ, मैं हाँ, नहीं हाँ, चाहता इनका रेजिस्टेंस हो। हाँ, समझ गया सर। समझिए ना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अपने नोट्स में भी दे रखी है। जानना है कि भाई क्यों 40 से पहले या 60 के बाद एरर ज्यादा आता है, तो मैंने एक छोटा सा मैथ्स उस वीडियो में करके बताया। 10-5 मिनट का वीडियो होगा, 10-15 मिनट का। आपके ग्रुप पे ऑलरेडी वीडियो क्लासरूम पे अपलोडेड ही है, वीडियो लेक्चर के अंदर जाके देख लेना। उसमें ये भी बता रखा है, उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी। सो ये भी रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर सेशन 3.5। अभी तक कोई डाउट चल रहा है
अच्छा, आपने 3.6 के वीडियो लेक्चर देखे पोटेंशियोमीटर वाले? मैंने देखने को बोला था। ओके, एज एक्सपेक्टेड, कुछ लोगों ने देखे होंगे, कुछ ने नहीं। यस समय परफेक्ट नल पॉइंट कब होगा? जब परफेक्ट रजिस्टर आएगा तब उसका नल पॉइंट क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। मतलब जब ये नल पॉइंट एक 100 सेंटीमीटर वाले वायर के सेंटर में है, तब निकाला हुआ रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, और बाकी वक्त जो रेजिस्टेंस आता है वो उसकी एक्यूरेसी कम, क्योंकि एरर बढ़ते चला जाएगा। और अगला क्वेश्चन, सर क्यों? उसका जवाब मैंने दे दिया, कहाँ पे मिलेगा। तो मेरे ही पढ़ाया हुआ है लेक्चर, जाके, लेक्चर नहीं है, शूट किया हुआ वीडियो है, जाके देख लेना, बड़े बड़े नहीं है। अब देखिए, ज्यादा तो आपके न्यूमेरिकल कॉमन नहीं है जीएससीबी और सीबीएसई के इस सेशन में भी, तो मैं दोनों के आपको कंसेप्ट समझाने पर ज्यादा फोकस करूंगा, सो दैट अब तुम क्वेश्चंस खुद से भी कर पाओ। इसके जो क्वेश्चन होते हैं उस पे यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आएगा आपको, R by S is equal to L upon 100 minus L। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, बट ये नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट सेम है, वो बता देता हूं। अच्छा, एक चीज, तुम्हारा बेसिक मैथ्स यूज में चेक करता हूं, तुम्हें क्या आता है बेसिक मैथ्स में? जस्ट एक चीज बताओ, हमें जब ये नल पॉइंट मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये R by S का रेशो L अपॉन 100 माइनस L के बराबर होना चाहिए, ये हमको मिल जाता है। अब अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में ये कंडीशन लगा दूं कि मेरा R का वैल्यू में मान लो 10 ओम रेजिस्टेंस ऐड हो गया है, तो RHS में क्या चेंजेस होने चाहिए, मतलब कौन बढ़ना चाहिए कौन कम? अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, ये नल पॉइंट है, तो अगर मेरा R का वैल्यू थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो नल पॉइंट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा या राइट साइड पर शिफ्ट होगा, ये तुम बताओ मुझे। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा R by S में मैंने R में सिर्फ 10 ओम, मतलब ये रजिस्टर के साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया R+10। तो अब आप बताओ नल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? और ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ना कि फिजिक्स का, अभी भी बता रहा हूं। यस पार्श्व सर राइट। कैसे पता लगा? सर उसकी लेंथ बड़ी तो वो सब कुछ ये बढ़ जाएगा ना, मैं तो ऐसे ही सोचा। ऐसे सोचने का भी ऐसे, मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस एंड मैथ्स है। हाँ सर, वही तो बोला कि रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ेगी तो राइट साइड जाएगा, तो फिर मतलब सही बोल रहा है, पर थोड़ा अलग तरीके से इसको फ्रेम कर सकता है। यस वरुण। सर हम देखेंगे R इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L इंटू S, ठीक है। अगर हम R बढ़ाते हैं तो हमें जो राइट हैंड साइड को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा इक्वेट होगा। तो राइट हैंड साइड में हम S तो बढ़ा नहीं सकते, और अगर ये टर्म बढ़ाना है तो हमें L बढ़ाना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यही सोचना था। देखिए वेरी गुड टिया। देखो, आपको मैथ्स में सिखाया गया है कि अगर आपका ये रेशो इसके बराबर है और मैं न्यूमरेटर को बढ़ाऊं, तो यार इस रेशो को सेम रखने के लिए मुझे RHS का न्यूमरेटर भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मेरा R बढ़ रहा है तो मेरा L भी, ये L लेंथ भी बढ़ेगी। तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी कब? जब मेरा नल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आएगा। अगर आपको ये नहीं दिया जाए तो सिंपल सा लॉजिक है, जिस रेजिस्टेंस को बढ़ाया गया है उसके सामने वाली लेंथ बढ़ेगी, जिसको कम किया गया है उसके सामने वाली लेंथ कम होगी। क्यों? ये रेशो को कांस्टेंट रखने के लिए। LHS का रेशो RHS के बराबर ही होना चाहिए। वो तभी होगा जब जिस रेशो में इसको बढ़ाया जाए उसी रेशो में अगर RHS को भी बढ़ाया जाए, तो ही वो रेशो कांस्टेंट रह सकता है। तो ये मैथ्स का पार्ट था। अब चलते क्वेश्चन के पार्ट पर।
जीएससीबी का क्वेश्चन 14 है, बट उसको देखना मत क्योंकि उसकी वैल्यूज अलग, तो मैं उसको बाद में आपको लेके जाता हूँ। उसी टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में थोड़े वैरायटी के क्वेश्चन है इधर, तो मैं वो आपको करवाता हूँ। तो कंसेप्ट पे फोकस करना, क्वेश्चन खुद से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। जीएससीबी जिसके पास ये वाले नोट्स खुले हुए नहीं है, सीबीएसई वालों के पास खुले हुए होंगे। इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11। फिगर 45 शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अ मीटर ब्रिज। ये एक मीटर ब्रिज बना के दिया है आपको। When the two unknown resistance X and Y are inserted, the null point D is obtained 40 सेंटीमीटर from end A। मतलब जब ऊपर इधर X और इधर Y लगाया गया तो नल पॉइंट कहां पर मिला? 40 सेंटीमीटर पे एंड A से। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा यहां पर? X by Y इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L होता है। तो x बाय y इज इक्वल टू L। L कितना बोला है उन्होंने? 40। अगर L का वैल्यू 40 है तो नीचे 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 60। तो x बाय y कितना आ गया? 4 बाय 6, मतलब 2 बाय 3। तो यहां से आपका x बाय y इज इक्वल टू 2 बाय 3। सो x इज इक्वल टू 2 बाय 3 इंटू y। ये आपका पहला इक्वेशन बनता है। जितना क्वेश्चन मैंने रीड किया उसका इक्वेशन मैंने बना दिया। इसमें डाउट है किसी को? नो। आगे का क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में बोला, when a resistance of 10 ohm is connected in series with x। देखो वही वाला पार्ट आ गया कि अगर x के साथ 10 ohms का रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर दिया जाए तो ये कहते हैं कि नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा। कहां होगा शिफ्ट वो नहीं बताया, सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा बाय 10 सेंटीमीटर। तो अब आप बताओ, अगर x का वैल्यू में ऊपर लिख रहा था, x का वैल्यू ऊपर था, तो बेसिकली L लेंथ बढ़ेगी, राइट साइड शिफ्ट होगा। तो अगर पहले 40 पे मिल रहा था तो राइट साइड 10 से शिफ्ट होने पर अब नल पॉइंट कौन से लेंथ पर मिलेगा? 50 सेंटीमीटर पर। ये पता लगा कि जो नल पॉइंट अभी 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा था, और ये बोल रहे हैं कि अगर हम x में कितना अमाउंट और ऐड करें, x में हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, सीरीज में लगा गया 10, तो अब बताओ, सॉरी उन्होंने बोला कि अब नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया। तो पहले 40 पे मिल रहा था और अगर मैंने ऊपर का पार्ट बढ़ाया है तो अब जो नया नल पॉइंट होगा वो 40 प्लस 10 50 पे मिलेगा, टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। यस, तो L की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50, 50। तो यहां से आपका आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक पता लगी? अब जो मैं इसको जूम इन कर आउट कर देता हूं। अब तो पहले केस में क्या दिया था कि नॉर्मली सिर्फ एक रजिस्टर, एक मीटर ब्रिज है जिसमें एक रेजिस्टेंस x है, दूसरा y। बैलेंसिंग पॉइंट किधर मिल रहा है? 40 सेंटीमीटर पे। तो इक्वेशन नंबर 1 बनी वहां से। फिर कहा कि अगर x के साथ सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाए तो बैलेंसिंग पॉइंट 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है। मुझे पता लगा न्यूमरेटर बढ़ाया तो न्यूमरेटर ही बढ़ेगा, तो बढ़ेगा वो पता लग गया। कितना बड़ा वो क्वेश्चन में बता रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो 40 प्लस 10 50, 50 बाय 50 से इक्वेशन 2 बन गई। किसी को डाउट है यहां तक? पूछ लो। नहीं?
आगे के पार्ट में क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और नहीं सॉरी, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट व्हेन 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस वाई। मतलब क्या कहा है वो समझाने से पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू लेके आओ। दो इक्वेशन बनी है, यहां से मैंने एक्स निकाल के दे दिया आपको, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 और एक्स वहां से एक्स और वाई के वैल्यू लेके आओ। क्या क्या आएंगे, गुड। एक्स का वैल्यू आपका आना चाहिए सॉल्व करने पर 20 ओम्स। ऑन सॉल्विंग 1 and 2, ये आपको नहीं लिखना है, इसके मार्क्स स्कूल में नहीं मिलते, सॉल्व करने के मिलेंगे। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 एक्स का वैल्यू 20 आएगा और वाई का वैल्यू 30 ओम्स आएगा। आपको चेक करना है आपका आ रहा है नहीं। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ता हूं। जसप्रीत आ गया? ओके 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 ओके। उपांशु, कुलवीर, धीर, तान्या, तस्वी, देवव्रत, देवम, आरव, देवांश, युवी, ईशा, अब अगले पार्ट में क्या कहा, अगर हम x के साथ सीरीज में ना लगा के वो रेजिस्टेंस को y के साथ सीरीज में कनेक्ट करते तो फिर यहां पर ये इक्वेशन x तो x ही रहता, y + 10 हो जाता अगर y के साथ सीरीज में कनेक्ट किया होता तो बोला है बताओ अब नल पॉइंट किधर आए, तो x अपॉन y + 10 l अपॉन 100 - l। x का वैल्यू आपको मिल चुका है 20 है, y का वैल्यू आपको मिल चुका है 30 है, सॉल्व करके l का वैल्यू निकाल लेना, l ही तो अननोन बचा। 20/40 1/2, l का वैल्यू आपको यहां से 33 समथिंग कुछ मिलेगा, 33.3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जसप्रीत, सर अगर सीरीज की जगह पैरेलल होता तो करवा देता हूं अगला क्वेश्चन वही। गुजरात बोर्ड वाला जो न्यूमेरिकल है वो एक्चुअली पैरेलल वाले ही, तो इस तरीके से आपका एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट हो जाता है। अब पैरेलल वाले पे जाता हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई के नोट्स में और जीएससीबी वालों का वो पैरेलल वाला ही है, क्वेश्चन नंबर 14। इन न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन बनाना समझने के बाद कंपैरेटिवली इजी होगा, पर उन्हें सॉल्व करना मैथ्स करके वो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी देता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है कभी कभी। तो फिजिक्स तो हो जाएगा, मैथ्स में फंस जाओगे अगर आपका बहुत वीक है वो वाला पार्ट। चलिए डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा सा ही है, तो इसमें अब आपका पैरेलल वाला पार्ट है, इधर वाला देखिएगा। In the given figure shows that the experimental setup of meter bridge, the null point is found to be 60 centimeter away from the end A with x and y। पहला स्टेटमेंट मुझे इतना समझ में आता है, दो रेजिस्टेंस है x and y और नल पॉइंट मिल रहा है 60 सेंटीमीटर, तो पहली इक्वेशन वहीं से बना लेते हैं। बहुत दूर जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, x/y इज इक्वल टू l का वैल्यू 60 है, नीचे 100 - 60,
तो x by y is equal to 60 by 40, 3 by 2। तो यहां से आपको x by y is equal to 3 by 2 किसी एक को सब्जेक्ट बना लेना। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। जितना क्वेश्चन रीड किया उसके बेसिस पे इतनी इक्वेशन बनी। नेक्स्ट पार्ट, व्हेन अ रेजिस्टेंस ओम, और जो पैरेलल वाले ही कर रहे हैं ना हम ये, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y, अगर यहां पे y के साथ 15 ओम को सीरीज में कनेक्ट किया जाए, नल पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन बनाने वाला भला था, जो वो पर्सन था उसने आपको ये बता दिया शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द एंड ए ऑफ द वायर। मतलब अब आपको वो अपना मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है कि राइट साइड शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड, उसने खुद ने ही बोल दिया एक ही साइड शिफ्ट हुआ है। तो आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms is connected in series with y के साथ सीरीज में लगाया है ना, तो x अपॉन y प्लस 15, ये प्लस कर रहा हूं वो पता लग रहा है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है। मैंने बताया नहीं कि भाई ये इतना समझ जाओगे कि भाई सीरीज में लगाया मतलब x प्लस वाई, तो x अपॉन y प्लस 15, तो नल पॉइंट ए की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो पहले 60 पे था, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होने पर वो अब 50 हो जाएगा, 50। तो वापस से यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 50 by 50। तो x अपॉन y प्लस 15 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू y प्लस 15। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या वापस से x और y निकाले जा सकते हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल? चलो आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले वो निकाल। ट्वेल्थ क्वेश्चन था ये, और ये वाला उससे पहले वाला था। यस द्वारकेश। सर तो लास्ट क्वेश्चन में जब पिछले क्वेश्चन में y में सीरीज वाला लगाया था 10 ओम का, तो x बाय y प्लस 10 हो गया था लास्ट क्वेश्चन में। x तो सर क्या कह रहा है वो बताओ। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन 11 में सेकंड जो सिचुएशन दी थी उसमें 10 ओम का रजिस्टर y के साथ सीरीज में लगा दिया था ना। यस। तो सर पहले उसमें भी फर्स्ट कंडीशन 40 सेंटीमीटर की थी, तो y की तरफ अगर सीरीज में लगाते हैं तो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए था ना। यहाँ पर हमें ये नहीं बोला कितने सेंटीमीटर से वो शिफ्ट हो रहा है या फिर कितना होगा, ये तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि तेरी यहाँ पे देख, यहाँ पे सिर्फ x बाय y है, तो तेरा वो 40 सेंटीमीटर पे आ रहा था। अब यहाँ पे वो 10 से बड़ा है नीचे का वैल्यू, तो ये नया कुछ l आएगा। अब ऐसा नहीं कि l 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, ऐसा तू पहले से नहीं बता सकता, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट उधर क्या पड़ रहा है। ओके सर, समझ गया। ऐसे पहले से नहीं बता सकते कि 10 से बड़ा है तो 10 से कम हो रहा होगा, वो सब नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा सॉल्व कर। ओके सर। चलिए यहां से भाई आपका y x का वैल्यू सॉल्व करने पर 45 आना चाहिए। तो जिसने मैथ्स कर लिया होगा, जिसको मैथ्स आता है, ऑन सॉल्विंग 1 and 2 you will get x का वैल्यू 45 ohms, y का वैल्यू 30 ohms। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन में कहा अब क्या है, इधर देखिएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohms वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। कि अगर अब y के साथ, ये y है, इसके साथ पैरेलल में 30 ohms का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, तो बताओ नल पॉइंट किधर मिलेगा।
तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, x तो अपनी जगह पे x ही है, बट y के साथ सीरीज में लगा देते तो y प्लस 30 होता है, पैरेलल में लगाऊंगा तो y इंटू 30 डिवाइडेड बाय y प्लस 30 हो जाएगा। कैसे लिखा पता लगा? नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, 1/y प्लस 1/30, ये होगा नेट रेजिस्टेंस। तो रेसिप्रोकल एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट निकाला जाता है, तो मैंने ये नेट रेजिस्टेंस लिख दिया y के लिए। तो x डिवाइडेड बाय y इंटू 30 डिवाइडेड बाय y प्लस 30 पैरेलल के लिए ये लगता है इज इक्वल टू L/100 माइनस। अब आपने ऑलरेडी x का वैल्यू निकाल लिया है 45, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका जब 30 वाले हो तो आंसर आ जाता है 15। तो y का वैल्यू है 30, खुद ही सॉल्व कर लो, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30, L निकालना है। यहां से L सॉल्व करने पर 75 सेंटीमीटर आएगा नल पॉइंट आपका। तो जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते थे वो बता दिए मैंने, बाकी सब इससे पॉपुलर है। गुजरात बोर्ड में देखना सेम क्वेश्चन है पैरेलल कनेक्शन के साथ, क्वेश्चन नंबर 14 की जो मैं बात कर रहा था। तो ये सब करने का ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। देवव्रत, देवम, काव्या, अगर आप सुन रहे हो तो सौम्या, वीडियो ऑफ रहता है तो मेरा भरोसा जा चुका होता है। धीर, देवांश, योवी, कुशल, बपुर, आनंदिता, ऑलराइट। आपका जो सॉल्व एग्जाम्पल 30 है नोट्स का, ये एनसीईआरटी का किरचॉफ का क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। ये एनसीईआरटी का है तो एज इट इज ही आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 30, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स होंगे, करंट के डायरेक्शन ऑलरेडी बता दिए गए, तो आपको वो झंझट नहीं करना पड़ेगा कि खुद से करंट बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जीएसीबी का वही है, मतलब वो तो सॉल्व है। एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा मैं किरचॉफ पर बेस्ड, तो आपकी जिसकी इक्वेशन खराब बनती है वो सही बनने लग जाए। किरचॉफ में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको अगर इक्वेशन बनानी आती है मतलब आपको सब कुछ आता है, अगर आपको इक्वेशन बनानी नहीं आती मतलब आपको किरचॉफ में कुछ भी नहीं आता। सो क्वेश्चन नंबर 14 है ये, जो सीबीएसई के नोट्स में, बाकी इनके नोट्स में तो ज्यादा नहीं है, जीएससीबी में तो ये देखिए ये वाला है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं कि क्वेश्चन की जरूरत ना पड़े आपको। सब डायग्राम बनाओ और ट्राई करना कि खुद से इक्वेशन बना लो, क्योंकि अगर आज बना के कोई डाउट हुआ, गलती कर रहे होगे तो इसी क्लास में सीख लेना, बाद में झंझट नहीं होगा आपको, कि बाद में खुद से करने बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। ये एक सर्किट दे दिया है, ये 2 ओम से, ये 3 ओम से, ये 4 ओम है। ये बैटरी 2 वोल्ट की दी है, ये 1 वोल्ट की दी है, और ये 4 वोल्ट की दी है। और ये भी भले लोग थे, इन्होंने करंट के डायरेक्शन बता दिए। तो यहां से जो करंट आ रहा है वो I3 बोलते हैं ये लोग, और इधर जो जा रहा है वो I1 है, और इधर जो जा रहा है वो I2 है। मतलब एक रिलेशनशिप मिलता है, I3 क्या है, I1 प्लस I2 का सम। ये मैं यूज कर सकता हूँ फ्यूचर में। बस ये पूरा I1 इधर से होता हो जाएगा, ये पूरा I2 इधर से होता हो जाएगा, दोनों का सम मिलके वापस से I3 इधर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है I1, I2, I3
वैल्यू निकालो करंट की, बस खत्म, ये क्वेश्चन है। नामकरण कर दिया जाए लूप्स के लिए, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, I1 I2 I3 का वैल्यू निकालने, बेसिकली I1 I2 निकालना है। अगर दोनों निकल गए तो I3 अपने आप ही निकल जाएगा ऐड करके। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग लूप बना कंसीडर करो, लूप ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए, करंट है, रजिस्टर है, बैटरी है, बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या बनेगी, बनाओ और फिर क्रॉस चेक करते हैं आपका और मेरा सही आएगा। आप सभी को मैंने 1 मिनट का टाइम दिया है। इस लूप में किरचॉफ की इक्वेशन लगाओ, केवीएल। सिद्धनाथ सर ने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया होगा, इस पे पूरा बेस्ड किरचॉफ मैं करवा रहा हूं, मैं करवाऊंगा, बट अगर थोड़ा बहुत आइडिया है, भूले नहीं हो, या चलो मैं करवाता हूं, हो सकता है बहुत टाइम हो गया भूल गए हो। रुको प्रीत, पक्का 1 मिनट, चलो 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं, जिसको ट्राई करना है फिर मैं करवाता हूं। किरचॉफ का केवीएल लगता है रूल, एक क्लोज्ड लूप में जितने भी रेजिस्टिव एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का सम 0 होता है। रूल लगाते थे कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो माइनस साइन आता था, अपोजिट डायरेक्शन में लूप से हो तो प्लस साइन, बट व्हीटस्टोन ब्रिज बताते वक्त भी मैंने यूज किया था। जिसको आ रहा है वो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो तब तक रूल्स ही रिवाइज कर लो, बेटर है। तो मैं रूल्स लगाऊंगा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा इसकी कि सिद्धनाथ सर एक प्योर गुजरात बोर्ड का क्लास लेते तो उसका जब उन्होंने न्यूमेरिकल करवाया, और सीबीएसई वाले नीना मैम एक पूरा क्लास लेते सीबीएसई का, तो इसके वीडियो ही अपलोड करवा दूंगा, सब सॉल्व करे। तो अब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, सोल्यूशन तो मैं अपलोड करवा ही देता हूँ, उनके वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करवा दूंगा, आप देख सकते हैं। गूगल क्लासरूम को खोल के देखा करो, मुझे पता ये फीलिंग आता हम तो खोल के नहीं देखते सर, उसमें बहुत सारी चीजें जो डल जाती है। वीडियो लेक्चर्स आप जाओगे, वो वीडियो जो मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर वीडियो डाले वो क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं है, जूम क्लासेस की, वो शूट किए हुए हैं। मतलब बेसिकली उसमें कोई एक्स्ट्रा टॉक नहीं होगी, उसमें जितना पढ़ाया गया है वो सिर्फ टॉपिक ही है, तो काम में आएंगे। और बार बार मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 तक गाड़ी आपको स्लो लगेगी कि चलो अभी तो 4 पे ही है, 3 पे ही है, क्योंकि चैप्टर ही बहुत बड़े फिजिक्स के पहले 4, और उसके बाद 2 क्लास मिस हुई तो तीसरी क्लास में नया चैप्टर दिख रहा हो, तो बेसिकली आपको लगेगा स्पीड तेज नहीं हुई होगी, चैप्टर की लेंथ 1/3 हो चुकी होगी, तो फटाफट खत्म होंगे और आप कोप अप नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द टाइम, पुराना पार्ट अच्छे से रिवाइज करके डाउट्स पूछ लो, मैं क्लासेस अरेंज करवा सकता हूँ, मैं डाउट्स दिलवा सकता हूँ, ले सकता हूँ, बाद में आप ही को प्रॉब्लम आएगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हर साल आता है, आप तो नए तो हो नहीं, जो कंसिस्टेंटली रोज पढ़ रहे हैं, रोज का काम रोज खत्म कर रहे हैं, जो टेस्ट आ रहे हैं ईमानदारी से पूरी मेहनत से पढ़ के दे रहे हैं, उनको चीजें डिफिकल्ट कम लगेगी बाद, क्योंकि पहले पढ़ रखी होगी। जो बाद में एक साथ लॉट में पढ़ना चाहेंगे फंस जाओ, टू मच फिजिक्स हो जाएगा एक साथ, कांट हैंडल। चलिए भाई 1 मिनट हो गया, अब इधर देखिए, जिसको भी डाउट है कैसे इक्वेशंस बनाई जाती है। यस वरुण, बनवा रहा है, ऐसा है? आंसर्स आ गए, आंसर्स आ गए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, गुड। चलिए चल, अब तूने बोला ये तो मेरी इक्वेशन बनवा। सबसे पहले मैं ए से बी में जा रहा हूं, लूप क्या ए टू बी, ना ए टू बी में कोई रजिस्टर है ना ए टू बी में कोई बैटरी है, तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं। फिर अब चलते बी से ई, बी से ई में सबसे पहले आई बैटरी। अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हो, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, वो एज इट इज लिख दिया। बट अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो तो साइन क्या दोगे, माइनस। बैटरी का रूल सिंपल है,
जिस टर्मिनल के पास गए हो साइन उसका आएगा। जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव पे जंप मार रहा हूं तो मैं नेगेटिव के पास जा रहा हूं, तो साइन मैंने उसका लिया। अब आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? ओम्स लॉ, I इंटू आर। करंट कितना पास हो रहा है? I2 पूरी ब्रांच में, और रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो 3 इंटू I2, 3I2। ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, हर बार यही लगाऊंगा। करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, लूप भी बी से ई जा रहा है, करंट भी बी से ई जा रहा है, आगे साइन आ गया माइनस। फिर ई से एफ, नो रेजिस्टर नो बैटरी, कुछ भी नहीं आएगा। एफ से ए, एफ से ए जाते वक्त इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कौन सा करंट पास हो रहा है? I3। ये I3 इधर से पूरा जा रहा था, तो यहां पर आ जाएगा 2I3। लूप एंड करंट सेम डायरेक्शन में है, रूल के अकॉर्डिंगली साइन आएगा माइनस। फिर बैटरी, बैटरी के कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ जा रहे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैंने बोला था जिस टर्मिनल के पास जाओगे वही पोटेंशियल साइन ले लेना। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का? 4। ये मेरा पूरा लूप कंप्लीट हो गया। सबका सम कितना होना चाहिए? 0। ये इस तरीके से इक्वेशन लगाई जाती है। मतलब जितने भी रजिस्टर्स है उनका पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे? I इंटू आर। साइन कैसे दोगे? अगर लूप और करंट सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस साइन, और लूप और करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव। बैटरी के केस में जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो एज इट इज लिख देते हैं, बस साइन कौन सा लेना होता है? जिस टर्मिनल के पास में गए हो। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। अगर थोड़ी सिंप्लीफाई करूं तो बन जाएगी, I3 को मैं I1 प्लस I2 से रिप्लेस कर रहा हूं हर जगह, तो यहां पर मैं लिखूंगा -1 + 4, ये तो हो जाएगा 3, -3I2 -2, और I3 की जगह क्या लिख दिया मैंने? I1 प्लस I2। सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं। -1 + 4 को 3 लिख दिया, -3I2 एज इट इज, -2 और I3 की जगह लिख दिया I1 प्लस I2। ब्रैकेट ओपन, I2 वाली दो टर्म्स हैं, तो -2I1 -5I2 + 3 = 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 जो बनता है पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। कुछ मैंने गलती की हो तो मुझे बता देना। सेकेंड लूप जो आपको लेना रहेगा वो BCDEB। अब अगर आपको ये लूप की इक्वेशन समझ में आई है तो ट्राई करो इस लूप की इक्वेशन बनाना है। B से C, C से D, D से E, E से वापस B, ये एक लूप बन गया। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं बना दूंगा। ऐसी इक्वेशन बनानी है आप। और बनाते वक्त कोई डाउट आता है तो पूछना चाहिए कि सर ऐसा लूंगा तो चलेगा क्या? जरूरी नहीं है जो लूप मैं जिस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं आप उसी में करो, आप उल्टे भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसा चाहते हो। ओके, भीष्म का आ गया, डन। प्रीत का भी डन, ओके। कुशल डन, विश्वा डन, ठीक है। द्वारकेश डन, प्रीत ठीक।
यस चौधरी जी। कंफर्म करना था, सही बनाया नहीं। चल मेरी बनवाने में हेल्प कर, तो अपने से हाथ पे कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले बी से सी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फिर क्या नहीं। लिखूं? फिर -2, प्लस से माइनस पे जा रहे तो -2, सही बात है। हाँ। फिर -4i1, परफेक्ट है। फिर I1 करंट, नीचे जाएंगे। वेट कर, I1 करंट पास हो रहा है तो 4i1 हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। लूप और करंट सेम डायरेक्शन में थे तो माइनस साइन। वेरी गुड यश, आगे। फिर डी तो खाली रह गया, और यस E2B में करंट उल्टी दिशा में जा रहा है अपना, ठीक है, तो तो हम लोग +3i2 करेंगे परफेक्ट है, और फिर +1 कर देंगे। परफेक्ट है। +1 = 0। ये 0 करना मत भूल जाना सबका समा। सो -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -4i1 + 3i2 -1 = 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सर मैं म्यूट हो जाऊं? यस 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 यस। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको सॉल्व करना आता है, ये अब आपके हाथ में है। यहां से I1 I2 आपको निकालना है और वहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से लूप्स बनाने रहते हैं और इक्वेशंस को बनाना होता है। तो बाकी क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, ना आए तो बताइएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट देख के रखिए, मैंने वीडियो अपलोड करवा दिए हैं। इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा समझ आएगा। एक बार सुनी हुई चीज जब मैं वापस से बता रहा हूँगा तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी, नहीं तो उस वक्त फंसे रहोगे, बस इसलिए। बाकी अब आपको जैसे ज्यादा समझना तो ज्यादा, कम तो कम। नेक्स्ट क्लास में मैं पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट स्टार्ट करवा दूंगा। प्लीज होमवर्क शीट सॉल्व करो और डाउट्स आए तो पूछो। चलिए भाई, बाय बाय।